Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to solve the exercise of chapter 11, and the first part of the exercise are multiple choice questions. अगर आप अपनी बुक में देखें तो हमारे पास 13 MCQs हैं और one by one we are going to discuss them. MCQ नंबर 1 जो है, अगर आप अपनी बुक में उसको रीड करें तो MCQ नंबर 1 है कि a charge Q is divided into two parts. एक चार्ज है Q और उसको आपने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है. एक हिस्सा जो है वो है स्मॉल चार्ज Q1, ठीक है, और दूसरा जो है वो है Q माइनस स्मॉल q. So Q1 is small q and Q2 is Q minus q. Now the question is that the force between these two charges, which is K Q1 Q2 divided by r square, where r is the distance between them and that distance is kept constant, when this force will be maximum. और उसके जो हैं चार ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए है कि अगर ये चार्ज Q/4 हो. ऑप्शन बी कि ये स्मॉल चार्ज Q जो है इट शुड बी Q/3. ऑप्शन सी ये जो है ये होगा Q/2. ऑप्शन डी ये चार्ज हो सकता है इक्वल टू Q. इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो अगर हम Q1 की जगह Q ले लें, ठीक है, और इस Q को Q/4 ले लें या Q/3 ले लें या Q/2 ले लें, तो ऑब्वियसली Q2 जो होगा वो Q माइनस दीज वैल्यूज़ होगा. हम इनको बारी बारी अगर इस इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास जो मैक्सिमम रिज़ल्ट आता है वो ऑप्शन सी के लिए आता है. देखें, F इज़ इक्वल टू K. Q1 की जगह अगर हम कंसिडर करते हैं Q, Q2 की जगह हम कंसिडर करते हैं Q/2, तो इसमें से Q/2 को माइनस कर दें तो देखें आपके पास आ जाएगा Q2 इज़ इक्वल टू Q माइनस Q/2 विच इज़ Q/2. ठीक हो गया. तो Q1 की जगह हम कंसिडर कर सकते हैं Q/2, Q2 की जगह हम कंसिडर करते हैं Q/2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. तो ये हमारे पास बन जाएगा Q स्क्वायर बाय 4r स्क्वायर. सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन बी. इसके अलावा अगर हम ऑप्शन सी, इसके अलावा अगर आप कोई भी ऑप्शन कंसिडर करेंगे तो वो ऑप्शन जो है वो इस वैल्यू से कम आएगा, यानी द फोर्स विल बी मैक्सिमम अंडर दिस ऑप्शन. फॉर एग्जांपल अगर मैं Q/4 कंसिडर कर लूँ, मैं सिर्फ आपको तसल्ली देने के लिए बता देता हूँ. देखिए, इफ़ आई कंसिडर Q इज़ इक्वल टू Q/4 तो Q1 हो जाएगा आपके पास Q/4, Q2 आपके पास हो जाएगा Q माइनस Q/4 विच इज़ 3 टाइम्स Q, 3/4 टाइम्स Q. इस इक्वेशन में पुट करें तो फोर्स आपके पास आएगी K Q/4 3 टाइम्स Q/4 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर विच इज़ 3/16 टाइम्स Q स्क्वायर बाय r स्क्वायर. तो अब आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू जो है इस वैल्यू से कम है.
इसी तरह अगर आप इसमें ये q/3 पुट करें, ये वैल्यू भी कम आएगी. सो इन दिस केस द फोर्स बिटवीन दीज चार्जेस will be maximum if we consider the charge small q equal to q/2. So this is the correct option. Next है MCQ number 2. MCQ number 2 हमारे पास है, अगर आप उसको रीड करें. MCQ number 2 है, two objects are brought closer to each other, two at a time. 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, 2 को आप एक वक्त में एक दूसरे के करीब लेकर आते हैं. ऑब्जेक्ट A and B they are brought together. जब आप A और B को करीब लेकर आते हैं तो क्या होता है कि they attract each other. For example, this is ऑब्जेक्ट A and this is ऑब्जेक्ट B. तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. FAB FBA, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं. अगर हम ऑब्जेक्ट B और C को एक दूसरे के करीब लेकर आए, they repel each other. So this is the force of object B on object C. This is the force of object C on object B. तो वो कहता है ये बताएं कि कौन सी ऑप्शन करेक्ट है. ऑब्जेक्ट A और C पे सेम चार्ज है, A. B ऑब्जेक्ट A और C पे अपोजिट चार्ज है. all three of them they have got the same charge, यानी same sign, यानी सब पॉजिटिव हैं या सब नेगेटिव हैं. और ऑब्जेक्ट ऑप्शन डी है, वन ऑफ देम इज़ न्यूट्रल. बड़ी सिंपल सी बात है. अगर हम ये कंसिडर कर लें, क्योंकि ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हम ये कंसिडर कर लें कि ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये नेगेटिवली चार्ज है. तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल अट्रैक्ट करेंगे. इस केस में क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है तो ये भी नेगेटिवली चार्ज होगा, तभी ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे. इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट A और ऑब्जेक्ट C पे अपोजिट चार्ज है. देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन B. ऑब्जेक्ट A एंड ऑब्जेक्ट C possesses charges of opposite sign. So the correct option is option C. Next हमारे पास है MCQ number 3. MCQ number 3 ये कहता है कि ऑब्जेक्ट A has a charge of +2 microcoulomb. Charge on object A is +3 microcoulomb and object B has a charge of +6 microcoulomb. Which statement is true about the electric force on the objects? देखें जी, एक ऑब्जेक्ट है A, दूसरा ऑब्जेक्ट है B, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है. सो दे विल रिपेल ईच अदर. दिस विल बी FAB, दिस विल बी FBA. नाउ व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स फ्रॉम कूलम्स लॉ? द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स FAB is equal to minus FBA. Forces will be equal, forces will be opposite from Newton third law. और कूलम लॉ से हम ये कहते हैं कि इस फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, अगर हम FAB लें, K QA QB डिवाइडेड बाय R², और FBA वो हो जाएगा माइनस K QA QB डिवाइडेड बाय R². यानी सिर्फ और सिर्फ अगर हम इधर ये कंसिडर कर लेंगे, दिस इज़ अ यूनिट वेक्टर फ्रॉम A टू B एंड दिस इज़ अ यूनिट वेक्टर फ्रॉम B टू A, डायरेक्शन के लिए. तो हम ये देख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स रिमेन्स द सेम.
क्योंकि मैग्नीट्यूड जो है वो तो चार्ज पे डिपेंड करता है और डिस्टेंस पे डिपेंड करता है. So therefore the correct option is option B. The correct option is option B. So this is option B. Okay. The next MCQ number 4. MCQ number 4. Some charge is being given to a conductor, then its potential. आपने एक कंडक्टर को चार्ज दिया, कहते हैं जी इसका पोटेंशियल जो है वो क्या होगा. देखिए पहली बात तो ये है कि अगर हमारे पास एक कंडक्टर है, फॉर एग्जांपल इन स्फेरिकल फॉर्म, इन एनी फॉर्म, चार्ज ऑलवेज रिजाइड ऑन द सरफेस. तो अगर हम ये कंसिडर करते हैं कि अगर इस पे इसकी सरफेस पे चार्ज सेम है तो पोटेंशियल की वैल्यू भी थ्रू आउट द कंडक्टर वो सेम होगी. जब हम कंडक्टर से और कंडक्टर के अंदर भी जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो सेम होगी. अंदर तो चार्ज ही नहीं है, तो वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर इनसाइड द कंडक्टर वो तो रिक्वायर्ड नहीं है हमें अगर हॉलो कंडक्टर है. तो इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल की वैल्यू इसकी इस थ्रू आउट द कंडक्टर, इसकी सरफेस के ऊपर जो है वो सेम होगी. तो यहाँ हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं. द पोटेंशियल इज मैक्सिमम एट द सरफेस, ऑप्शन बी मैक्सिमम एट द सेंटर, सी रिमेन सेम थ्रू आउट द कंडक्टर, ऑप्शन डी इज मैक्सिमम समवेयर बिटवीन द सरफेस एंड द सेंटर. तो हम ये कहते हैं कि द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. द potential is remain the same throughout the conductor. Potential remains the same throughout the conductor. So this is correct option. MCQ number 5. MCQ number 5 हमें ये कहते हैं the unit of electric field intensity is A. Unit of electric field intensity is, ठीक हो गया, A वोल्ट पर मीटर, B न्यूटन पर कूलम, C जूल पर कूलम मीटर, and D वोल्ट मीटर. अब अगर हम ये देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डेफिनीशन है या जो उसकी इक्वेशन है वो ये है. देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज. इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज़ पोटेंशियल ग्रेडियंट डेल्टा V बाय डेल्टा D या डेल्टा R. यहाँ से देखें तो इसका यूनिट बनता है जूल पर कूलम. ठीक हो गया.
यहाँ से इसका यूनिट देखें तो वो बनता है वोल्ट पर मीटर। तो ऑब्वियसली ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया, ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया, ठीक हो गया। सॉरी, ये जूल नहीं है, फोर्स है न्यूटन पर कूलम। अब हमारे पास दो करेक्ट ऑप्शन रह जाते हैं, एक ये वोल्ट पर मीटर और एक ये न्यूटन पर कूलम। अब बात ये है कि ये वाला ऑप्शन तो करेक्ट है, वोल्ट पर मीटर। ये वाला ऑप्शन जो है ये इसलिए इनकरेक्ट है कि यहाँ ये भी साइंटिस्ट का नाम है, ये भी साइंटिस्ट का नाम है। साइंटिस्ट का नाम हम जब लिखते हैं एज ए यूनिट तो उसको स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ कूलम भी साइंटिस्ट का नाम है, ये कैपिटल लेटर से लिखा हुआ है, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। MCQ नंबर 6। MCQ नंबर 6 अगर हम रीड करें तो वो हमारे पास है, अ प्रोटॉन इज अबाउट 1840 टाइम्स हैवियर देन एन इलेक्ट्रॉन। क्या मतलब कि मास ऑफ प्रोटॉन is 1840 times mass of an electron, where mp is mass of proton and me is mass of electron. कहते हैं when it is accelerated by a potential difference of 1 kilovolt, अगर प्रोटॉन को हम एक्सेलरेट करें एक 1 किलो वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से, 1000 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितनी होगी। देखें जी, when a proton is accelerated through a potential difference of 1000 volts, for example ये एक पॉजिटिव प्लेट है, ये एक नेगेटिव प्लेट है, बैटरी से आपने कनेक्ट किया हुआ है, इन दोनों के दरमियान का जो पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा वी वो 1000 वोल्ट्स है। यहाँ से हम एक प्रोटॉन को रिलीज़ करें तो वो प्रोटॉन नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा एक्सेलरेट होता हुआ, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। देखें, काइनेटिक एनर्जी गेन्ड इज इक्वल टू वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड और वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा चार्ज टाइम्स द पोटेंशियल डिफरेंस Q delta V. This is the work done. The work done W. तो इसका मतलब ये चार्ज जो है on proton, it is equal to charge on an electron which is equal to E, और E की वैल्यू है 1.6 10 power minus 19 कूलम। डेल्टा V वो हमारे पास है 1 किलो वोल्ट। अगर हम ये सारी वैल्यूज़ इसमें पुट करें तो हमारे पास आता है काइनेटिक एनर्जी गेन्ड इज इक्वल टू E इंटू 1 kV, तो KeV में बन जाएगा ये 1 KeV। द काइनेटिक एनर्जी गेन्ड 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जूल्स में अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो वो वैल्यू जो है वो फिर कुछ और आएगी। यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप इस एनर्जी को जूल्स में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये काइनेटिक एनर्जी जूल्स में आ जाएगी। E की जगह आ जाएगा 1.6 10 पावर माइनस 19 जूल्स, और इसकी जगह आ जाएगा 1000 वोल्ट्स, क्योंकि किलो वोल्ट है तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 16 जूल्स। ठीक है,
सॉरी ये कूलम है चार्ज। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 16 जूल्स। सो दिस इज़ द काइनेटिक एनर्जी इन जूल्स। तो अगर हो सकता है एग्जामिनर जो है वो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह जूल्स में आपको वैल्यूज़ दे दे ABCD में, तो फिर आप इस तरीके से आंसर को कैलकुलेट करेंगे। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6। Question number 7, MCQ number 7. The electric field at a distance of 20 centimeter from 2 microcoulomb charge. कहते हैं what is the value of electric field at a distance of, distance कितने 20 सेंटीमीटर, I can write it as 20 into 10 power minus 2 मीटर। चार्ज कितने हैं, सोर्स चार्ज इट इज़ 2 microcoulomb, 2 microcoulomb which is 2 into 10 power minus 6 कूलम। देखिए जी, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। K की वैल्यू है 9 इंटू 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो देखिए जी, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी 9 इंटू 10 पावर 9, ये K की वैल्यू आ गई। Q multiplied by 2 into 10 power minus 6 divided by R square 20 into 10 power minus 2 square। यहाँ से जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, देखिए हमारे पास आएगा 9 इंटू 10 पावर 9 इसी तरह, 2 इंटू 10 पावर माइनस 6 इसी तरह, नीचे हमारे पास आ जाता है 20 इंटू 10 पावर माइनस 2 इंटू 20 इंटू 10 पावर माइनस 2, 2 दफ़ा आ गया ये स्क्वायर है। अब देखें, सबसे पहले 10 की पावर्स को सिंप्लीफाई कर लें तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 9 इंटू, ये देखें जी 10 पावर माइनस 2, 10 पावर माइनस 2, 10 पावर माइनस 4 हो जाएगा। ये जब ऊपर चला जाएगा ये हो जाएगा 10 पावर प्लस 4, 10 पावर प्लस 4 और 10 पावर 9, 10 पावर 13 इंटू 10 पावर माइनस 6, 2 इंटू 10 पावर माइनस 6, 20 इंटू 20 नीचे रह गया। अब यहाँ से देखें, ये आ जाएगा 2 1s are 2, 10 2s are 20, एक 10 यहाँ से और हमें मिल गया। ये 10 जब ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 10 पावर माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस 7, तो ये हो गया 9 इंटू 10 पावर 13 इंटू 10 पावर माइनस 7 डिवाइडेड बाय दिस 20। So this is 9 into 10 power 6 divided by 20। यहाँ से एक और 10 आ रहा है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 पावर 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10, ये 10 ऊपर चला गया, 10 पावर माइनस 1 बन जाएगा। 9 बाई 2 होता है 4.5 इंटू 10 पावर 6 इंटू 10 पावर माइनस 1 विच इज़ 4.5 इंटू 10 पावर 6 न्यूटन पर कूलम इसका आंसर है। अब बात ये, मैंने इसको सॉल्व इसलिए की है कि
आपकी बुक में इसमें से A, B, C, D में से कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है, तो इसलिए नन ऑफ द ऑप्शंस इज़ करेक्ट, क्योंकि जो इसके बहुत करीबी आंसर है वो ऑप्शन डी है, विच इज़ 9 × 10⁵ है, और यहाँ पे हमें मिल रहा है 4.5 × 10⁵. 6 - 1 = 5. तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन जो है इज़ नन ऑफ देम. अगर हम ये कहें कि हम इसको ऑप्शन डी कंसिडर करते हैं, तो ऑप्शन डी में भी हमें करेक्शन करनी पड़ेगी. ऑप्शन डी जो आपको दे रहा है वो है 9 × 10⁵, और ये है 4.5 × 10⁵. तो इसको करेक्ट कर लें, 9 की जगह आप 4.5 लिख लें, देन दिस इज़ करेक्ट. इसलिए मैंने ये कैलकुलेशन की है कि हमें पता चले कि हम कोई गलती नहीं कर रहे हैं. सो नन ऑफ देम इज़ करेक्ट. You will have to make a correction in option D. 9 की जगह 4.5 कर दें. Okay. So that was MCQ number 7. MCQ number 8. An electric charge Q is placed at the center of a cube of side A. The electric flux on its one side will be. देखें जी, हम एक क्यूब कंसिडर करते हैं. जिसकी हर साइड जो है वो उसकी लेंथ, विड्थ, हाइट ऑब्वियसली इक्वल होती है, वो A है, और उसके बिल्कुल सेंटर में एक चार्ज रख देते हैं. देयर इज़ ए चार्ज एट द सेंटर एंड दैट इज़ Q कूलम. अब वो कहते हैं कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन इट्स वन साइड विल बी. किसकी एक साइड पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स चूँकि ये सेंटर में है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हर तरफ जो है, और ये एक क्लोज सरफेस है, तो क्लोज सरफेस के लिए हम गॉसेस लॉ इस्तेमाल करते हैं. सो यूजिंग गॉसेस लॉ, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज गिवन बाय 1/ε0 times the charge enclosed, total charge enclosed. The electric flux, तो देखें it depends upon Q/ε0, total charge ये है. So electric flux जो है it depends upon the quantity of the charge inside the cube. तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन डी फ्रॉम गॉसेस लॉ. ठीक है. सो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन वन ऑफ इट्स साइड्स will be Q/ε0. Q/ε0. Question number 9. The electric flux through the surface of a sphere due to a charge Q place its center at its center depends upon. कहते जी एक स्फेयर है, उसके दरमियान में आपने एक चार्ज रख दिया है, तो ये बताएं कि फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है. ऑब्वियसली यहाँ भी हम गॉसेस लॉ यूज़ करते हैं, और गॉसेस लॉ से हमें यही पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज enclosed. So obviously this is correct option is option D.
MCQ नंबर 10। MCQ नंबर 10 ये कहता है कि 1 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर है एक टीवी का एंड इट इज सब्जेक्टेड टू 4000 वोल्ट्स पोटेंशियल डिफरेंस। द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफेरेड, वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफेरेड, सो 1 into 10 power minus 6 फेरेड। द पोटेंशियल डिफरेंस जो आपने अप्लाई किया है 4000 वोल्ट्स, कहता है इसमें कितनी एनर्जी जो है वो स्टोर हुई है। तो देखें जी, एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला है 1/2 C into V स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1/2। C की वैल्यू है 1 into 10 power minus 6 फेरेड। एनर्जी 4000 का स्क्वायर, तो यहाँ से जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 8 जूल्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। Okay. MCQ number 11. There are 3 capacitors connected in series with each other. With a supply of 10 volts. पहला वाला कैपेसिटर है 2 माइक्रोफेरेड, दूसरे वाला है 3 माइक्रोफेरेड और तीसरे वाला है 6 माइक्रोफेरेड। The question is, what is the charge on 3 microfarad capacitor? Charge on 3 microfarad capacitor. The first thing is, ये तीनों सीरीज में कनेक्टेड हैं और सीरीज में जो चार्ज होता है दैट रिमेन्स द सेम। जितना चार्ज इधर आएगा उस पे इधर आएगा, जितना यहाँ पर है, सो द चार्ज रिमेन्स द सेम। टोटल चार्ज हमारे पास जो है वो सेम होता है। तो हम यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं कि पहले इसका टोटल कैपेसिटेंस कितना है, वहाँ से हमें टोटल चार्ज मिल जाएगा और वही चार्ज इन तीनों के ऊपर होगा क्योंकि चार्ज सेम होता है सीरीज़ में। अगर इस पे चार्ज है प्लस क्यू तो इस पे है माइनस क्यू, अगर इस पे है प्लस क्यू इस पे होगा माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, चार्ज सेम रहता है। पोटेंशियल हम ये कह सकते हैं कि डिवाइड हो जाता है। तो देखिए जी, सबसे पहले हम टोटल कैपेसिटेंस कैलकुलेट करते हैं, C टोटल विच इज़ इक्वल टू C, उसको कैलकुलेट करते हैं। तो सीरीज़ के लिए हमारे पास फार्मूला है 1/C इज़ इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, वेयर C1 इज़ 2 माइक्रोफेरेड, C2 इज़ 3 माइक्रोफेरेड and C3 is 6 माइक्रोफेरेड। तो यहाँ से जब हम इसका LCM लेते हैं और C कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास आता है C1 C2 C3 डिवाइडेड बाय C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C1 C3। LCM ले लें, उसको उल्टा कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं हम। C इज इक्वल टू
इंटू 3 इंटू 6, ठीक है, माइक्रोफेरेड है, ये भी माइक्रोफेरेड है, ये भी माइक्रोफेरेड है, तो ये हो जाएगा माइक्रोफेरेड क्यूब डिवाइडेड बाय C1 C2 2 इंटू 3 6 माइक्रोफेरेड स्क्वायर प्लस C2 C3 3 इंटू 6 18 माइक्रोफेरेड स्क्वायर प्लस C1 C3 2 इंटू 6 12 माइक्रोफेरेड स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 6 इंटू दिस 36 माइक्रोफेरेड क्यूब डिवाइडेड बाय 18 प्लस 12 30 प्लस 6 36 माइक्रोफेरेड स्क्वायर। तो ये आ गया 36 बाई 36 इज 1 माइक्रोफेरेड। सो ये हमारे पास आ गया टोटल कैपेसिटेंस विच इज 1 माइक्रोफेरेड। अब हमने चार्ज निकालना है। चार्ज हमारे पास होता है C इंटू वी। तो देखिए 1 माइक्रोफेरेड, सो 1 इंटू 10 पावर माइनस 6, V 10 वोल्ट, तो यहाँ से हमें मिल गया 10 इंटू 10 पावर माइनस 6 कूलम विच इज़ 10 माइक्रो कूलम। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। थोड़ा सा अपनी बुक में ये करेक्ट कर लें कि वहाँ पे जो यूनिट लिखे हुए हैं वो माइक्रो कूलम में नहीं है, माइक्रोफेरेड में, विच इज़ गलत। ऑब्वियसली दैट इज़ इनकरेक्ट। उसने आपसे चार्ज मांगा है, कैपेसिटेंस नहीं मांगी है। तो इतनी करेक्शन अपनी बुक में कर लें कि ऑप्शन ए बी सी डी में जो यूनिट्स लिखे हुए हैं वो कैपेसिटेंस के लिखे हुए हैं। नई बुक है इसलिए थोड़ी सी इसमें गलतियाँ हैं। तो द करेक्ट ऑप्शन इज 10 माइक्रो कूलम। Okay, so that was MCQ number 11. Now MCQ number 12. Two parallel metal plates are 8 मीटर अपार्ट। दो मेटल प्लेट्स हैं, now that is something 8 मीटर, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। So the distance between them D is equal to 8 meter. The electric field between them is uniform. ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है नेगेटिव टू पॉजिटिव। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 4 न्यूटन पर कूलम। 4 न्यूटन पर कूलम। If an ion of charge plus 2e is released at rest from the left hand, ठीक है, what is the kinetic energy when it reaches the right hand plate? कहते हैं यहाँ से एक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आप रिलीज़ करते हैं और वो इस तरफ जाता है तो कितनी काइनेटिक एनर्जी गेन करता है? जो चार्ज है वो है प्लस 2e, वेयर यू नो दैट E इज़ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक है, देखिए जी, काइनेटिक एनर्जी गेन्ड का फार्मूला इक्वल टू वर्क डन बाय द फील्ड by the electric field, and that is equal to charge times potential difference.
नाउ इक्वेशन नंबर 1, हमें यह पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होती है, डेल्टा वी बाय डेल्टा आर. सो डेल्टा वी is equal to E into delta R. Now in this case delta R is equal to D, distance between the two plates. तो हम ये कह सकते हैं कि delta V is equal to E into D. E की वैल्यू है 4 और D है 8 meters. So this is 32 volts. So kinetic energy gained will be Q delta V, चार्ज है 2E, ये है 32 volts, तो ये हो जाएगा 64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. So the correct option is option B. Option B is correct. ठीक हो गया. इस क्वेश्चन में हमने ये देखा कि हमें जो था पोटेंशियल डिफरेंस गिवन नहीं था बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस गिवन था, तो वहाँ से हमने पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसको कैलकुलेट किया. लास्ट MCQ जो है MCQ नंबर 13. MCQ 13. MCQ 13 ये है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B इज डेल्टा V. एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B, यहाँ पोटेंशियल है VA, यहाँ पोटेंशियल है VB. VA माइनस VB इज डेल्टा V. The work done W by the field in moving a charge Q from A to B. आप एक चार्ज को A से B तक मूव करते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये कहें कि VB इज ग्रेटर देन VA, तो फिर आपको वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट द फील्ड. फिर फील्ड की ये डायरेक्शन होगी B to A. यहाँ से अगर आप एक चार्ज को इस तरफ लेके जाते हैं तो यू विल हैव टू डू वर्क. सो द वर्क डन इज गिवन बाय Q डेल्टा V, लेकिन अगेंस्ट द फील्ड जा रहे हैं तो माइनस का साइन लगाएंगे. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन A. is correct. So these were the 13 MCQs which we discussed today. कल इंशाल्लाह फिर हम शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.